हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ड विचार के अंतर्गत स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान व उनके वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कक्षा 1 से 12 तक के बेसिक बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो बच्चे टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी अपर क्लास के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह वीडियो है, जो आपको हिंदी स्वर के उच्चारण भेद जो होते हैं और उनके जो वर्गीकरण होते हैं उसी से संबंधित यह हमारा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग हमारा यह वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह वर्ड विचार के अंतर्गत स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान एवं उनके वर्ग का चौथा वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और एक दिन के पढ़ने से कभी नैया पार नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक दिन आप पढ़ कर के सोचें कोई हम परीक्षा पास कर जाएं या कोई जॉब जो है क्लियर कर लें, तो यह संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। आपको जो है जिस प्रकार कोई काम प्रयत्न धीरे धीरे जो है लगातार कंटिन्यू करने से ही जो है अभ्यासेन ही जो है सफलता का जो है कुंजी है। तो इस प्रकार से जो है एक दिन के पढ़ने से नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग जो है आज हम यह वीडियो जो स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान उनके वर्ग से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं। तो आगे आप देखिए, यहाँ लिखा है स्वर। तो स्वर चूँकि हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा भूमिका भी बताना आवश्यक है कि स्वर किसे कहते हैं, क्योंकि हम स्वरों का ही वर्गीकरण और स्वरों का ही भेद बताने वाला हूं। जो हमारे स्वर कहाँ से निकलते हैं, हमारे मुख से निकलते हैं, हमारे माउथ से निकलते हैं। माउथ से क्या निकलते हैं, साउंड निकलते हैं, मतलब ध्वनियाँ निकलती हैं, आवाज़ निकलती हैं। उन्हीं ध्वनियों और आवाज़ों को ही जो है स्वर कहते हैं। और उसको जिस लिपि में लिखा जाता है, जिस चिन्ह में लिखा जाता है, उसी को लिपि कहते हैं। तो अब हम यहाँ स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसका वर्गीकरण करते हैं। लिखा है जो वर्ड मतलब अक्षर, जो वर्ड बिना किसी वर्ण या अक्षर की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो जो भी वर्ड मतलब जो भी अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, हिंदी में वर्ड कहते हैं, इसको अक्षर भी कहते हैं, कि जो भी वर्ड बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से स्वतंत्र रूप से मतलब सीधा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या हैं? स्वर हैं। कुल कितने हैं? 11। तो इनको जब हम बोलते हैं तो इनमें कोई दूसरा आवाज़ या दूसरा साउंड नहीं निकलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं जैसे ए बोल रहा हूँ तो शुरू से अंत तक एक ही आवाज़ आएगी, ए, जैसे ठीक है। लेकिन अगर हम व्यंजन बोलते हैं तो व्यंजन में जो है 2 वर्ड आते हैं, उन्हीं को व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन हम बोल रहे हैं, मान लीजिए व्यंजन वर्ड हैं, जैसे आपका क, ग, म, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ड हैं। अब देखिए मैं क बोलूँगा तो इस क में 2 ध्वनियाँ आएंगी, एक क धन यह क आपका आधा, इसके नीचे हलंत है और ये जो है पूर्ण है। अब जब मैं बोलूँगा तो देखिएगा पहले क आएगा, बाद में यह आएगा, और जब मैं यह आएगा तो आप जान लीजिएगा कि यह आ रहा है। जैसे क, ठीक ना। अब क पहले आया, उसके बाद यह आ रहा। तो कहने का मतलब ये कौन वर्ड है? ये व्यंजन वर्ड हैं, ठीक है। तो जो वर्ड हैं वो किसी दूसरे वर्ड के बिना सहायता से स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। मैंने आपको यहाँ लिखकर भी बताया, यहाँ पहले से भी लिखा है। देखिए जोड़ लीजिए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है।
तो ये आपका हो गया। अब इन्हीं स्वरों का मैं वर्गीकरण करता हूँ कि कौन कहाँ से किस प्रकार जो है साउंड आता है, इसी के विषय में मैं यहाँ चर्चा करूँ। क्योंकि कोई भी साउंड आता है तो उसका एक वर्ग बनता है, एक जो है आकार बनता है, और उसी आकार प्रकार का जो होता है उसको एक मतलब वर्ग में रखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, लिखा है स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान एवं उनके वर्ग, मतलब ये कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इनको निम्नलिखित जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन है यहाँ आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान व उनके वर्ग। तो पहला जो है उच्चारण के आधार पर, पहला क्या होता है उच्चारण के आधार पर। दूसरा है उच्चारण के समय के आधार पर, इसको हम मात्रा के आधार पर भी कहते हैं। कुछ विद्वान जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में इसको हम जो है इनको मात्रा के आधार पर भी कहते हैं। और यह जो है उच्चारण समय मतलब टाइमिंग के आधार पर होता है, कितना समय बोलने में, कौन मात्रा कितना समय बोलने में लगता है, उसकी साउंड की लंबाई कितनी होती है, उसी को जो है उच्चारण के समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर, मात्रा क्या है टाइमिंग है, ठीक है, उसको हो गया। तीसरा है जीभ प्रयोग के आधार पर। दूसरी बात, हमारे जो भी हम साउंड निकालते हैं वो अपने जीभ से निकालते हैं। तो हमारे जीभ जो है हमारे मुंह में किधर किधर घूमती, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे कैसे घूमती है, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो उसको जीभ प्रयोग के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। चौथा है मुख द्वार खुलने के आधार पर। जो हमारे 11 स्वर हैं, ये 11 स्वरों में जो है कुछ पूरा खुलकर बोलते हैं, कुछ आधा खुलकर बोलते हैं, कुछ मुंह थोड़ा सा खुलता है उस पर बोलते हैं, किसी पर पूरा मुंह खुल जाता है। तो इस प्रकार यह मुख द्वार या मुखाकृति भी इसको कहते हैं। मुख द्वार या मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति हमारी कैसी बनती है उसके आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पांचवा ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। जो पांचवा है वह ओष्ठों, मतलब जो 11 स्वर हैं उन स्वरों को जब हम बोलते हैं तो हमारे ओठों की स्थिति जो है किस प्रकार बनती और बिगड़ती है, इस आधार पर जो है ये 5वां भाग बांटा गया है, जिसका नाम है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ये तो मैं आपको अभी मुख्य रूप से हेडिंग बता रहा हूँ, शीर्षक बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जो मैं इसका तीसरा वीडियो में पढ़ाया हूँ इसके पूर्व में, उसमें मैंने उच्चारण के आधार पर बहुत ही विस्तृत रूप में जो है पढ़ा चुका हूँ। तीसरे वीडियो में अपने यहाँ मैं तीसरे वीडियो में मैं जो है उच्चारण के आधार पर जो है पूरा विस्तृत और बढ़िया रूप से जो है इसको मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब बचा जो है आपका दूसरा उच्चारण के समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो मैं आज यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन चूँकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमारा यह वीडियो पहली बार देखते होंगे, तो उनको भी संक्षेप में बताना आवश्यक है, जिससे कि उनका जो है थोड़ा सा पूरा अभ्यास हो जाए। तो हम जो है पहले यहाँ शुरुआत करते हैं शॉर्टकट में कि जो है उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो आगे आप देखिए लिखा है उच्चारण के आधार। मैं यहाँ शॉर्टकट बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। तो उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों को विभाजित किया गया है। तो आप जो है मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो है जैसे हमारा मुंह है, तो ये जो हमारा है ये क्या है, कंठ है, ये हमारी जीभ है, ये आपका कंठ के जो ऊपर का हिस्सा है इसको जो है तालू कहते हैं। क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। और जो ये हिस्सा होता है हमारे दांत के, यहाँ दांत हमारे हैं, दांत के इधर जो हिस्सा है ये गड्ढा रहता है। अब आप जीभ यहाँ छुआएंगे, जब इस जीभ को यहाँ छुआएंगे तो यहाँ गड्ढा रहेगा और छूने पे गुदगुदी टाइप मालूम होगी। यहाँ जब आप छुआएंगे, इसको टच करेंगे तो आपको बहुत तेज़ गुदगुदी लगेगी। यहाँ ये गड्ढा टाइप का है, इसी को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। और दांत को आप जान ही रहे हैं, ये दांत है आपका। और इसके बाद क्या रहता है, ओष्ठ रहता है। क्या रहता है, ओष्ठ रहता है। तो जो हमारी जो है 11 स्वर हैं, कौन कौन ध्वनियाँ कहाँ कहाँ से बोली जाती हैं, इसी के विषय में यहाँ चर्चा किया गया है। तो आप आगे यहाँ देख लीजिए कि जो आ है वो कहाँ से निकल रहा है, कंठ ध्वनि। मतलब हमारे जो गला है
यहाँ देखिए जो ये कंठ है, मतलब यहाँ गला है जहाँ से हमारी जीभ निकलती है और जहाँ से सांस मतलब साउंड निकलता है, इसी को कंठ कहते हैं। तो ये जो कंठ है, ये यहाँ से जो आवाज़ निकलती है उसको जो है वो कौन कौन शब्द वर्ड निकलते हैं, वो यह निकलते हैं और या निकलते हैं। ठीक है। दूसरा दे रहा ई। अब इसके ऊपर देखिए, जो ही इसको थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ तालु है और यहाँ पर निकलता है जो कंठ ध्वनि ई का निकलता है। उसके बाद मूर्धा है, उसके बाद जो है आपका ओष्ठ है ध्वनि है। तो ओष्ठ ध्वनि जो है आपका यहाँ है, देखिए ओष्ठ यहाँ है, यहाँ से आपका निकलता है ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है। जो ओष्ठ ध्वनियाँ है ये कहाँ से निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं। और जो बचा आपका री जो है मूर्धा से निकलता है। कहाँ से निकलता है, मूर्धा से निकलता है। ठीक है। बाकी बचे ए और ओ औ। तो इसमें जो ए है और ओ, ये जो है संयुक्त ध्वनियाँ हैं। कौन ध्वनियाँ हैं, ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि संयुक्त ध्वनियों का नाम बताइए। तो संयुक्त ध्वनियाँ जो है ए और ओ, ये चार जो है संयुक्त ध्वनियाँ हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप कि जैसे ए जो है दो अक्षरों के मेल से बना हुआ है, अ धन ई, मिलाकर क्या होता है ए। तो और उसके बाद जो है आय जो होता है अ धन बड़ी ई, इससे मिलता है तो आय बनता है। ओ के लिए अ धन छोटा ऊ, ये दोनों स्वर को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा ओ। ठीक है। और अगर यह और बड़ा ऊ मिलाएंगे तो कौन स्वर बनेगा, ओ। तो ये चार जो ध्वनियाँ हैं ये कौन है, संयुक्त स्वर हैं। कौन है, संयुक्त स्वर ध्वनियाँ। ठीक है। कितने हैं, ये चार हैं। ठीक है। अब बात ये आता है कि मैंने आपको बताया कि ए और आ जो है ये कंठ ध्वनि है, ई तालु ध्वनि है, तालु को ही तालव्य ध्वनि भी कहते हैं, और ऊ को ओष्ठ ध्वनियाँ हैं और री जो है मूर्धा ध्वनियाँ हैं। लेकिन ए कौन ध्वनियाँ हैं, तो देखिए ए में जो ए आ रहा है, ये आपका यह यहाँ देखिए आपका कंठ लिखा है ना, ये यहाँ पर ये देखिए और ये देखिए कौन है, कंठ ध्वनि है। और छोटी ई और यहाँ छोटी ई देखिए ये आपकी तालु है। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाकर होगा कंठ धन तालु, मतलब कंठ और ताल ध्वनियाँ हैं। तो जो ये है वो कौन है, कंठ और ताल ध्वनियाँ हो गई। आय जो है ये आपका जो है यह कंठ ध्वनि है और ये जो है तालु ध्वनियाँ हैं। तो ये भी जो है दोनों क्या हो गई, कंठ और तालु ध्वनियाँ हो गई। ओ में देखिए अ है, यह जो है आपका कंठ ध्वनि है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंठ ध्वनि। और जो ऊ है, ऊ कौन है आपका, ओष्ठ ध्वनि है। ऊ क्या है, ये जो वो है क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। और यह जो है कंठ ध्वनि है। तो दोनों जब मिलाएंगे तो कंठ और धन ओष्ठ मिलाकर हो जाएगा कंठोष्ठ ध्वनि। उसी प्रकार औ, तो उसमें अ जो है आपका कंठ ध्वनि है और ऊ जो है ओष्ठ ध्वनि है। तो कंठ धन ओष्ठ मिलाकर क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ ध्वनि। तो इस प्रकार से जो है इसमें मुख्य रूप से चार ध्वनियाँ हैं जो है संयुक्त स्वर में, और ऊपर जो है ये आपका चार ये हैं। ठीक है। चार ध्वनियाँ ये हैं और चार ये हैं। तो आपको यह जो है मैं इसके पूर्व वीडियो में इसको बृहद रूप से बता चुका हूँ, इस नाते मैं इसको शॉर्टकट में बताया हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको जो है ये याद होना चाहिए कि आ जो है क्या है, कंठ ध्वनि है। ई जो है तालु या तालव्य ध्वनि है। ऊ जो है ऊ से आप पकड़ने के लिए ऊ से उल्लू, ओ से ओष्ठ, मतलब जब उल्लू आप बोलेंगे तो आपका जो ओष्ठ है वो बाहर निकलता है। तो ऊ और ओष्ठ से जो है आप ओष्ठ ध्वनियाँ पकड़ लेंगे। री आपका जो है मूर्धा ध्वनियाँ है। री से आप ऋषि पकड़िएगा। री से क्या होता है, ऋषि। और ऋषि क्या होते हैं, बहुत मूर्धन्य विद्वान होते हैं। क्या होते हैं, मूर्धन्य विद्वान होते हैं। ठीक है। ऋषि जो है मूर्धन्य विद्वान होते हैं। तो ऋषि क्या है, मूर्धा ध्वनियाँ हैं, इसको याद रखिएगा। और ये जो है आपका कंठ तालु, और आय जो है कंठ तालु ध्वनि, और ओ जो है कंठोष्ठ ध्वनि, और औ जो है कंठोष्ठ ध्वनि है। ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने जो दूसरा बताया था यहाँ पर, इसके बाद क्या है, उच्चारण के आधार पर मैंने आपको बता ही चुका, ये पूर्व वीडियो में बता चुका। उसके बाद है उच्चारण के समय के आधार पर, मतलब मात्रा के आधार पर। ठीक है। तो यहाँ देखिए, उच्चारण के समय मतलब टाइम के आधार पर या मात्रा के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण जो 11 स्वर हैं उनको किया गया है। तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला हर्ष या मूल स्वर,
दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो इसका जो है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इसको मैं यहाँ पर पहले दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हर्ष स्वर को ही जो है मूल स्वर कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में आ जाता है परीक्षाओं में कि हर्ष स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। फिर प्रश्न पूछ देता है कि स्वरों में जो है मूल स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन हैं। तो मतलब छोटा य, छोटी ई, छोटा ऊ और री भी जो है हर्ष स्वर में आता है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इसका परिभाषा सहित। देखिए, उच्चारण मतलब टाइम के आधार पर, मात्रा के आधार पर जो है स्वरों का विवरण या वर्गीकरण। तो पहला हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष मतलब छोटा होता है, हर्ष मतलब क्या होता है, छोटा, और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। इसको याद रखिएगा, प्रश्न में कभी विलोम शब्द में भी आ जाता है कि हर्ष का विलोम क्या होता है, दीर्घ, और दीर्घ का विलोम क्या होता है, हर्ष होता है। तो हर्ष मतलब छोटा, हर्ष मतलब छोटा, और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो हर्ष को ही मूल स्वर कहते हैं, और इन्हीं से, इन चारों वर्णों से ही जो है दीर्घ स्वर का भी जो है उत्पत्ति हुआ है। इस नाते जो है ये मूल स्वर कहे जाते हैं। य, ई, ऊ जो है और री जो है मूल स्वर कहे जाते हैं। इन्हीं स्वरों से दीर्घ स्वर बनता है। मैंने जो आपको संयुक्त ध्वनियाँ मैंने आपको पूर्व में बताया है, इसी प्रकार इन्हीं में से मिलकर बना हुआ है। इस नाते इनको दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो हर्ष स्वर का जो परिभाषा उसको पहले देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जैसे जो हर्ष स्वर होते हैं उनका एक समय निश्चित है, जैसे अ, ई, उ, री। लेकिन जो दीर्घ स्वर होते हैं इनसे दुगुना समय, जैसे हमने यह बोला अ, यहाँ बोलेंगे आ, यहाँ बोलेंगे इ, यहाँ बोलेंगे ई, यहाँ बोलेंगे उ, यहाँ बोलेंगे ऊ। ठीक है, यहाँ बोलेंगे री, और यहाँ बोलेंगे ए, फिर यहाँ बोलेंगे आए, फिर बोलेंगे ओ, फिर आओ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो हर्ष स्वर है इनसे जो बोलने का समय लग रहा है ये लगभग दुगुना लग रहा है। ठीक है, तो हर्ष स्वर से जिन स्वरों का जो साउंड बोलने में दुगुना लगे उन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। यहाँ पर आप छोटा भी कह सकते हैं गलती से, कि जैसे छोटा ए और छोटा ऊ, इसको आप कह सकते हैं छोटा। लोग बोलते भी हैं, वर्णमाला में बोलते हैं छोटा ए और छोटा ओ, जैसे छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ठीक है, तो इस प्रकार बोलते हैं, लेकिन नहीं, यह जो है आप गलती मत कीजिएगा, ए और ओ जो है दीर्घ स्वर में आते हैं। उसके बाद है प्लुत स्वर। यह जो है 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के समय मतलब टाइम के आधार पर या मात्रा के आधार पर जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का जो है परिभाषा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है या उससे अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। नोट, जब किसी को पुकारा जाता है तब यह प्रयोग में लाते हैं, आते हैं, तब यह प्रयोग में आते हैं। ठीक है, जैसे जो प्लुत स्वर का पहचान है, ये जो अंग्रेजी में यस है, देखिए अंग्रेजी में जैसे यस होता है ना, ये इस या 5 होता है हिंदी में, इस प्रकार का यह चिन्ह होता है। यह आप देखते होंगे जहाँ ओम लिखा रहता है, देखिए यहाँ ओम लिखा है, ओम में देखिए बीच में जो है यस के भांति है और यहाँ नीचे हलंत है और मैं है। तो ये जो बीच वाला चिन्ह है यही जो है आपका प्लुत स्वर है। इसको अवग्रह भी कहते हैं, और इसको बुलाने के लिए कहा, जो हर्ष स्वर की जो टाइमिंग होती है उससे लगभग यह 3 गुना या 3 गुना से अधिक भी समय लगता है इसको बुलाने में। इस नाते इसको जो है प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोल कर दिखा रहा हूँ कि जो ये आपका प्लुत स्वर है ये कितना टाइम ले रहा हो। जैसे मैं ओम बोल रहा हूँ, ओम। ठीक है, तो यह जो इसका पहचान ये है
कि यह जो प्लुत स्वर है, यह प्लुत स्वर के पहले जो अक्षर है या जो वर्ड है उसी को वो जो है वो लंबा खींचता है। जैसे यह जो है यह प्लुत स्वर जो है ओ के बाद आया है, तो ओ को जो है लंबा बता रहा है कि ओ को जो है ये बहुत लंबा खींच रहा है। जैसे ओ मैं, ठीक है। कहने का मतलब दो ही वर्ड है। कितने वर्ड हैं? दो वर्ड हैं, और दोनों वर्ड में ये प्लुत स्वर का कोई वर्ड नहीं है, बल्कि ये ध्वनियों की लंबाई का ये एक प्रतीक है, जो ये पहले वाले अक्षर के जो है पहले बता रहा है कि इसी को लंबा और चढ़ाकर बढ़ाकर बोला जाता है। जैसे यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, यहाँ लिखा है हे राम। तो यहाँ जो हे राम है, तो देखिए यहाँ र के बाद जो आया है तीन आया है। यहाँ पर जो है प्लुत स्वर, कितने प्लुत स्वर हैं? 3 हैं। मतलब जो आ का मात्रा है, इसी आ का मात्रा को मतलब 3 प्लुत स्वर के समान बढ़ा करके इसको बोला जाएगा। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ हे राम, ठीक है। तो ये जो है ये जो आ का मात्रा है, इसी आ का मात्रा को ये बढ़ा कर बोलने का संकेत दे रहा है। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। तीसरा है जिह्वा प्रयोग के आधार पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है मतलब जो स्वरों के वर्गीकरण है उसका ये पार्ट 3 है। जीभ या जिह्वा प्रयोग के आधार पर। पहला था उच्चारण के आधार पर, दूसरा था उच्चारण या उसके समय के आधार पर, और तीसरा है जीभ या जिह्वा प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ पर मैं आज 3 ही बताऊँगा। बाकी 2 जो है, एक जो है ओष्ठों के आधार पर, और एक जो है एक ओष्ठों के आधार पर, और एक जो है मुख द्वार के आधार पर या मुखाकृति के द्वार पर आधार पर जो है, इसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए जीभ जिह्वा प्रयोग के आधार पर जो है यह जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो जीभ जिह्वा प्रयोग के आधार पर है, यह 3 भागों में बांटा गया। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। तो इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या है? अग्रस्वर किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है अग्रस्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जीभ का अग्रभाग मतलब जीभ जो हमारी होती है, उस जीभ का जो सबसे आगे का भाग होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे आपका ये जीभ बना हुआ है, ये आपका जीभ का सबसे आगे का चिन्ह है। ठीक है। तो ये इसको हम अग्रभाग कहेंगे, और जो ये बीच का हिस्सा इसको मध्य स्वर कहेंगे, और जो सबसे लास्ट में मतलब हमारे कंठ और ताल से सटा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार जीभ और जिह्वा प्रयोग के आधार पर जो हमारे स्वर वर्ण हैं, 11 स्वर वर्ण हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। मुख्य कौन है? अग्रस्वर, मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्रस्वर की परिभाषा आप देखें क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे इ, ए, ऐ। ये कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? 4 ध्वनियाँ। तो जिस प्रकार जैसे मान लीजिए हमारा ये जीभ है, जीभ का अग्रभाग, और ये क्या है? मध्य भाग, और ये है पश्च भाग। ये जो पीछे वाला भाग है ये हमारा जैसे कंठ है, तालु है, इस प्रकार से यहाँ है। तो जो आगे का जो कोने वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग है आगे वाला, इसको अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर से जो है कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? 4 स्वर ध्वनियाँ निकलती हैं। इ, ए, ऐ। आप बोलकर भी देख सकते हैं, हमारे साथ बोल के देखिए। आप अपना मुंह पर ध्यान लगाइए, और ध्यान जो है जीभ पर लगाइए, और जीभ के अगले हिस्से पर लगाइए, और ई बोलिए। देखिए कैसे बोलें? ई, ए, ऐ। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारी जीभ है उसके अगले हिस्से से जो है ई और ए जो 4 ध्वनियाँ निकल रही हैं। आप मान लीजिए परीक्षा में गए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, और उस समय आपको याद नहीं है कि जो है कौन ध्वनि है, कहाँ से निकल रही है। तो आप जो है ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक बैठ करके उसमें आप बोलिएगा ई, ए, ऐ। तो आपको जो है या आभास हो जाएगा या भान हो जाएगा कि जो है हमारे जीभ के अगले हिस्से से, अग्र हिस्से से जो है ई और ए की ध्वनि निकल रही है। क्लियर हो गया? आगे लिखा हुआ है मध्य स्वर। मध्य मतलब मिडिल जो है वायल
मध्य स्वर हैं। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य मतलब बीच का भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब क्या होता है? बीच, बीच का भाग। तो आप जो है ये जैसे जो है मध्य स्वर से कौन सी आवाज़ निकलती है, कौन सी ध्वनि निकलती है? तो सिर्फ और सिर्फ यह निकलती है, सिर्फ और सिर्फ जो है यह ध्वनि निकलती है। मैं ये बार बार सिर्फ इस नाते कह रहा हूँ कि इसको आप परीक्षा के समय भी मेरी जो आवाज़ है आपको दिमाग में, आपके जो है मतलब दिमाग में जो है तरंगित होगी कि जो है सर जी बार बार सिर्फ और सिर्फ कह रहे थे। इसका मतलब जो है ये जो मध्य स्वर है, ये मध्य स्वर जो है से सिर्फ एक ही स्वर निकलती है, और वह कौन स्वर निकलती है? यह अमरूद वाला यह निकलता है। यह सिर्फ एक ध्वनि है जो है हमारे मध्य स्वर से निकलती है। इसको बोलकर भी देखें, आप जब बोलेंगे हमारे साथ बोलकर भी देखिएगा। तो ये जो जीभ है हमारी है, सीधा जीभ है, उस जीभ के बीच वाले हिस्से से जब आप यह बोलेंगे तो आपको आभास होगा कि जो है आपके जीभ के बीचों बीच हिस्से से जो है ये कुछ हवा गर्म टाइप का निकल रहा है। देखिए आपका जीभ जो है न टेढ़ा हो रहा है न मेढ़ा हो रहा है, एकदम सीधा है, और उसके बीच हिस्से से जो है यह ध्वनि निकल रही है। फिर तीसरा देखिए पश्च स्वर। पश्च मतलब होता है पीछे। पश्च मतलब क्या होता है? पीछे। जो ये हमारी जीभ है इसके पीछे वैसे जहाँ पर हमारा कंठ है वहाँ से जो है ध्वनि निकल रही है। इसका परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च मतलब पीछे का भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो पश्च स्वरों में कौन कौन वर्ड आते हैं? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। ये जो आप या देख रहे हैं, ये जो है आपका जो ये चंद्राकार बना हुआ है, इस पर बिंदी नहीं है, इसको अर्ध चंद्राकार कहा जाता है। यह आपका आगत ध्वनि है। कौन ध्वनि है? आगत ध्वनि। जिस प्रकार हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए डॉक्टर, डॉग, ऑफिस। तो यहाँ डा पे डॉक्टर जब हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ डॉक्टर पे जो है चंद्रबिंदी नहीं है, केवल जो है आगत ध्वनि केवल है। और इसको जब बोलेंगे तो कहेंगे डॉक्टर, डॉग, ऑफिस। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा जो है जीभ और जिह्वा प्रयोग के आधार पर जो ये 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। पश्च स्वर में जो 11 स्वर हैं, इसमें गिनिए 4 स्वर ये हो गए, ये आपका 5 स्वर हो गया, और इसमें देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। और री आपका अलग हो गया है इसमें। उसके बाद जो है री को जो है संस्कृत स्वर है, कभी कभी हिंदी में उसको लिया जाता है और कभी कभी हिंदी में नहीं लिया जाता है। चूँकि संस्कृत स्वर है तो इस नाते उसको इसमें गिनती नहीं हुआ है। और मैं आपको जो है आगत स्वर के विषय में थोड़ा जो है बृहद रूप से बता दूं कि आगत ध्वनियाँ होती क्या हैं। थोड़ा सा जानकारी आपको रखना बेहद आवश्यक है। देखिए यहाँ लिखा है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा है हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं। जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो जो है धीरे धीरे समृद्ध हो रही है। तो यह कैसे समृद्ध हो रही है? यह कुछ अंग्रेजी तथा कुछ उर्दू भाषा के शब्दों से जो है लेकर के जो है हमारी जो हिंदी है वह समृद्ध हो रही है। तो यहाँ कह रहा है कि जो हिंदी का जो समृद्धि जो भंडार है, शब्द भंडार, उसमें जो है अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द जो है आकर उसमें प्रवेश कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है। अब चूंकि वो उर्दू लैंग्वेज से आ रहे हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज से आ रहे हैं, तो उनका तो एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, लेकिन हमारे हिंदी में उन उर्दू शब्दों का और शब्दों के प्रतीकों का और अंग्रेजी शब्दों के प्रतीकों का जो लिपि है उसका जो है हिंदी में लिपि नहीं है। तो इस प्रकार जो है उनका जो हिंदी व्याकरण है उसमें लिपि न होने के कारण जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसको एक जो है बिंदु या प्रतीक के रूप में देख करके उसका भी शंका समाधान किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक जो है आगत शब्दों में है लिखा हुआ है आगत ध्वनियाँ। ये लगभग 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है नुक्ता और दूसरा होता है अर्धचंद्राकार। तो नुक्ता किसे कहते हैं? हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है जिसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने देखिए आपको मैंने यहाँ जय लिख दिया। क्या लिखा है? जय। ये आपका जो है ये व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। हिंदी के व्यंजनों
के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। तो हिंदी का व्यंजन आपका ज हो गया, इसके नीचे क्या लगाया जाता है, एक बिंदु लगाया जाता है जिसे नुक्ता कहा जाता है। मतलब ये ज के नीचे क्या है, नुक्ता है। तो लेकिन इसको बोला कैसे जाता है, इसको बोलने की जो ध्वनियाँ है वो डिफरेंट हैं। अब ये जो है एक सीधा ज है, यहाँ देखिए एक सीधा ज है और एक जो है ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। अब मैं इसको दोनों बोल रहा हूँ, इसको देखिएगा क्या डिफरेंट है। पहले मैं जो ये ज बोल रहा हूँ इसका आवाज़ सुनिए, ज। क्या बोल रहा हूँ, ज। और इस ज को मैं बोलूँगा तो देखिएगा ज। ठीक है। तो ये ज और फ, ये जो है हमारी क्या है, इसमें आगत ध्वनि है। जैसे ज फ, या कभी कभी लोग जफर लिखते हैं, जैसे जफर, तो यहाँ एक नुक्ता रहता है, तो इस तरह से बोलते हैं जफ़र। क्या बोलते हैं, जफ़र। तो ये फ के नीचे क्या है, नुक्ता है। हिंदी वर्णमाला में नहीं है, यह हमारा उर्दू लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक उसी प्रकार जो है ये उर्दू से नुक्ता लिया गया है, लेकिन जो अर्ध चंद्राकार जो आगत शब्द है यह अंग्रेजी से लिया गया है। अब जो यह इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ देखिए आ है, जैसे यहाँ आ, ठीक है। तो आ है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका जो है नुक्ता, आप समझ ही गए, नुक्ता जैसे आपका ज है और क्या है, फ है, तो इसको बोलेंगे ज और इसको बोलेंगे फ। लेकिन जब यहाँ नुक्ता लग जाएगा तो बोलेंगे ज फ। जैसे लिखना है हमको जफ़र, तो यहाँ लिखेंगे, बोलेंगे कैसे, बोलेंगे जफ़र। क्या बोलेंगे, जफ़र। ये हो गया, यह कहाँ से लिया गया है, उर्दू शब्द से लिया गया है। ठीक, नंबर 1। और दूसरा हो गया आपका अर्ध चंद्राकार। तो ये अर्ध चंद्राकार है, मतलब ऐसे रहेगा। ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा है इसके ऊपर जो है अर्ध चंद्राकार जो है एक प्रतीक है। तो यह कहाँ अक्सर लिखता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर लिखते हैं, ये क्या है, डॉक्टर। ये क्या है, डॉक्टर। इसको हम सीधे बोलते हैं डॉक्टर। लेकिन जब हम उसको बोलेंगे आगत शब्दों में बोलेंगे तो यहाँ लगाएंगे आगत शब्द, तो इसको बोलेंगे डॉक्टर। क्या बोलेंगे, डॉक्टर। ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ है ऑफिस, ठीक है, ये सीधा बोलेंगे तो कहेंगे ऑफिस, लेकिन जब यहाँ आगत शब्द लगा देंगे अर्धचंद्राकार तो बोलेंगे ऑफिस। क्या बोलेंगे, ऑफिस। इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, डॉग, लेकिन जब इस डॉग के ऊपर हम अर्धचंद्राकार आगत शब्द लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, डॉग। क्या बोलेंगे, डॉग। अब जो ये आगत शब्द है यह 2 शब्दों या 2 स्वरों से मिलकर बना है। ये पहला है आ धन ओ, ठीक है। ये 2 स्वरों से मिल करके जो है आ बनता है आगत शब्द। यहाँ चंद्रबिंदी नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए डाक बोलना है, जैसे हमको डाक बोलना है तो पहले हमारा जो आवाज़ आएगी आ की आएगी। क्या आएगी, आ की आवाज़। उसके बाद फिर हमारी आवाज़ जो है ओ में बदल जाएगी। जैसे मैं देखिए बोल रहा हूँ, जब 1 बोलूँगा तो आ की आवाज़ आएगी, और जब 2 बोलूँगा तो समझ लीजिए ओ का आवाज़ आ रहा है। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ डॉग, डॉग, डॉग। तो ठीक है, तो पहले जो आ रहा है डा पे आ का मात्रा आ रहा है, फिर उसी में जो है ओ का मात्रा जुट रहा है। दोनों मिला करके क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये जो ओ है ये आपका ओ, ये आगत ध्वनियाँ हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो है मुख्य रूप से मैंने आज जो है स्वर वर्णों के उच्चारण, स्थान एवं उनके वर्ग के से संबंधित जो है 5 पार्ट हैं। इन 5 पार्टों में मैं उच्चारण के आधार पर मैंने जो तीसरा वीडियो इसको पूर्व में पढ़ा चुका हूं, और आज जो है ये उच्चारण के समय के आधार पर पढ़ाया हूं, और फिर जीभ के प्रयोग के आधार पढ़ाया हूं, और इसके अगले वीडियो में जो है मैं पढ़ाऊंगा मुख द्वार या मुखाकृत खुलने के आधार पर, और फिर 5वां है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ये 2 वीडियो मैं अपने 5वें वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये मैं अपने 5वें वीडियो में पढ़ाऊँगा। और अगर जो मैं 5वें वीडियो में पढ़ाऊँगा तो उसमें जो 5 जो भेद हैं वर्गीकरण किया गया है, इनका मैं जो है एक संयुक्त सूत्र बनाया हूँ, मतलब ट्रिक बनाया हूँ, जो 5 का जो है एक ही में जो है ट्रिक है। अगर आपको कोई पूछ दे कि यह जो है कौन सी ध्वनियाँ है, ओ कौन ध्वनियाँ है, ऊ कौन ध्वनियाँ है, ऐ कौन ध्वनियाँ है, आ कौन ध्वनियाँ है, तो आप उस ट्रिक से
जो है पांचों में, चाहे वो उच्चारण के आधार पे हो, चाहे वो उच्चारण के समय के आधार पे हो, चाहे वो जीभ के प्रयोग के आधार पे हो, चाहे मुख द्वार या मुखाकृति के आधार पे, चाहे ओष्ठों की आकृति के आधार पे हो, किसी पर भी रहेगा। उस ट्रिक के माध्यम से एक ही है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उस एक से ही जो है आप बता देंगे कि वो कौन ध्वनि किस वर्ग में आता है। ठीक है, तो पहली बात ये हो गया। और आप लोग जो है अगर आप लोगों को जो है अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है इसको अपने मित्र और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और जो है लाइक अवश्य करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो उसको अवश्य कर लें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपना आत्मीय कमेंट अवश्य दें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद।